हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे जो हमारी सीरीज चल रही थी राजनीति की गत्यात्मक अवधारणाओं की, जिसके अंतर्गत आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं हम। कौन सा? भारतीय राजनीति में नृजातीयता की भूमिका, मतलब रोल ऑफ इथनिसिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स। की इथनिसिटी शब्द ये थोड़ा मैश हो गया, तो कोई बात नहीं, हम आपको बता रहे इथनिसिटी मतलब नृजातीयता। सबसे पहले आता है नृजातीयता होता क्या है। नृजातीयता का मतलब क्या होता है? नृजातीयता क्या होता है? एक ऐसा समूह होता है जो हमारी साझा संस्कृति, भाषा, धर्म, वंश या उत्पत्ति के कारण खुद को एक अलग पहचान के रूप में देखता है। जैसे हमारे पंजाबी होते हैं, दक्षिण भारतीय होते हैं, गुजराती होते हैं। ये क्या होते हैं? अपने आप को या तो संस्कृति के आधार पर, भाषा, धर्म, वंश या उत्पत्ति के आधार पर खुद को एक अलग पहचान के रूप में देखते हैं। जैसे कई बार तो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले भी होते हैं। भारत में नृजातीय पहचानें अक्सर भाषा और धर्म के साथ गहराई से जुड़ी होती है, लेकिन वे इससे कहीं अधिक व्यापक होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उनको धर्म और भाषा के आधार पर बांट दो, इनसे भी ज़्यादा होती है। बात करें अब नृजातीयता का राजनीतिकरण। सबसे पहला आता पहचान की राजनीति। आज़ादी के बाद क्षेत्रीय और भाषाई पहचानों ने खुद को राजनीतिक रूप से मुखर करना शुरू कर दिया था। क्या? स्वतंत्रता के बाद क्षेत्रीय और भाषाई पहचान है, इन्होंने खुद को क्या किया? राजनीतिक रूप से मुखर करना शुरू कर दिया था। राज्यों के पुनर्गठन, मतलब भाषा के आधार पर 1956 में जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, इसका एक प्रमुख उदाहरण देखा जा सकता है, जिसने हमारे नृजातीय पहचानों को राजनीतिक मान्यता प्रदान की थी। जैसे तेलुगु भाषी राज्य हमारे आंध्र प्रदेश का गठन 1956 में किया गया था। बात करें हमारे प्रतिनिधित्व की मांग की, तो विभिन्न नृजातीय समूह अपनी राजनीतिक सत्ता, संसाधनों और प्रतिनिधित्व में अपनी हिस्सेदारी के लिए संघर्ष करते रहते हैं। वे महसूस करते हैं कि राजनीतिक शक्ति क्या करती है? उनके सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक हितों की रक्षा करती है। तो हमने प्रतिनिधित्व की मांग देखी। फिर देखेंगे हम मतदान व्यवहार। मतदान व्यवहार की बात करें तो मतदाता क्या है? अक्सर उन उम्मीदवारों या दलों को पसंद करते हैं जो उनके नृजातीय पहचान का प्रतिनिधित्व करते हैं या उनके हितों को आगे बढ़ाने का वादा करते हैं। तो मतदाता क्या अक्सर उन्हीं उम्मीदवारों और दलों को पसंद करते हैं। फिर दलों के उदय की बात करें तो कई क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीतिक दल नृजातीय आधार पर उभरे हैं। कई क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीतिक दल क्या नृजातीय आधार पर उभरे हैं, जो क्या है? विशिष्ट भाषाई, धार्मिक और क्षेत्रीय समूह के हितों की रक्षा और संवर्धन का दावा करते हैं। जैसे हमारे तमिलनाडु में डीएमके पार्टी, जो अकाली दल है पंजाब में, तो ये क्या है? क्षेत्रीय आधार पर दलों का उदय है। अब हम देखेंगे क्या नृजातीयता की जो अभिव्यक्ति के तरीके कौन से हैं। क्या नृजातीयता की अभिव्यक्ति के तरीकों की बात करें तो सबसे पहले आती है भाषाई पहचान। भारत में क्या राज्यों का पुनर्गठन मुख्य रूप से भाषाई आधार पर हुआ है, जिससे क्या भाषाई पहचाने राजनीति में एक प्रमुख कारक बन गई है। क्या? जिससे भाषाई पहचाने क्या राजनीति में एक प्रमुख कारक बन गई है। राज्यों के बीच अक्सर क्या भाषाई आधार पर सीमा विवाद या जल विवाद होते रहते हैं, जैसे हमारे कावेरी जल विवाद है जैसे। और बात करें हमारी धार्मिक पहचान। हालांकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धार्मिक पहचाने जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो राजनीतिक लामबंदी का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहते हैं। मतलब धार्मिक पहचाने क्या होती है? राजनीतिक लामबंदी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। धार्मिक बहुसंख्यकवाद और अल्पसंख्यकवाद की राजनीति अक्सर चुनाव को प्रभावित करती है कि राज्य में कौन सा धर्म अल्पसंख्यक है और कौन सा बहुसंख्यक है। तो इसके आधार पर भी राजनीति कई बार प्रभावित होती रहती है। क्षेत्रीय पहचान किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित होने की भावना। क्या? किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित होने की भावना की बात करें, जैसे हमारा नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, दक्षिण भारत, मराठवाड़ा, तेलंगाना, ये भी क्या एक मजबूत नृजातीय पहचान होती है। क्या? ये भी क्या एक मजबूत नृजातीय पहचान है। क्षेत्रीय दल क्या अक्सर इन पहचानों को भुनाते हैं। क्षेत्रीय दल क्या करते हैं? अक्सर इन पहचानों को भुना लेते हैं क्षेत्रीय पहचान के रूप में। बात करें जनजातीय पहचान, तो भारत में विभिन्न जनजातीय समूह जैसे हमारे ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, ये अपने विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, भूमि अधिकारों, विकास के लिए राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं। कई राज्यों में तो हमारी जनजातीय स्वायत्त परिषद की मांग और स्थापना इसका उदाहरण देखी जा सकती है हमारी जनजातीय पहचान की। फिर बात करें जाति और उपजाति समूह के। जाति और उपजाति समूह की बात करें तो जाति भी क्या एक प्रकार के नृजातीय पहचान का निर्माण कर सकती है, खासकर जब एक बड़ी जाति या उपजाति समूह साझा सांस्कृतिक प्रथाओं और एक विशिष्ट क्षेत्रीय आधार को साझा करती है। तब क्या जाति और उपजाति समूह भी क्या है कि हमारी नृजातीय पहचान का निर्माण कर सकती है। अब हम देखेंगे नृजातीयता की भूमिका के
सकारात्मक पहलू मतलब नरजातीयता होने से क्या क्या फ़ायदे हैं उसकी बात करें। सबसे पहला फ़ायदा देखें तो प्रतिनिधित्व और समावेशिता। इसने क्या किया, हाशिए पे पड़े और वंचित समूह को, जो ऐसे समूह जो हमारे हाशिए पे पड़े या फिर वंचित समूह, उनको राजनीतिक प्रक्रिया में अपनी आवाज़ उठाने और प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का अवसर दिया है। सांस्कृतिक संरक्षण की बात करें तो नरजातीय राजनीति अक्सर क्या है, विशिष्ट सांस्कृतिक प्रथाओं, भाषाओं और परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन में मदद करती है। नरजातीय राजनीति क्या करती है, अक्सर विशिष्ट सांस्कृतिक प्रथाओं, भाषाओं और परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन में मदद करती है। क्षेत्रीय विकास की बात करें तो यह हमारे क्षेत्रीय समानताओं को उजागर करती है और पिछड़े क्षेत्रों के लिए विकास और संसाधनों की मांग को बढ़ावा देती है। क्या करती है, पिछड़े क्षेत्रों के लिए विकास और संसाधनों की मांग को बढ़ावा देती है। फिर लोकतंत्रीकरण को मजबूत करना, तो विविध पहचानों का राजनीतिक लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ाना है। क्या विभिन्न पहचानों का क्या है, राजनीतिकरण लोकतांत्रिक जो भागीदारी है उसको बढ़ाता है। क्यों, क्योंकि लोग क्या अपनी विशिष्ट पहचान के आधार पर राजनीति में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो हमने देखा लोकतंत्रीकरण को मजबूत करना, तो विविध पहचानों का राजनीतिकरण क्या करता है, लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ाता है। संघवाद को मजबूत करने की बात करें तो ये हमारे केंद्र राज्य संबंधों में क्षेत्रीय पहचानों की आवश्यकताओं को उजागर करके, ये क्या करता है, हमारे केंद्र राज्य संबंधों में क्षेत्रीय पहचानों की आवश्यकताओं को उजागर करके भारत के संघीय ढांचे को मजबूत करती है। क्या करती है, भारत के संघीय ढांचे को मजबूत करती है। बात करें नरजातीयता की भूमिका के नकारात्मक पहलुओं की, तो विभाजन और ध्रुवीकरण। तो नरजातीय राजनीति अक्सर क्या समाज को विभाजित करती है। नरजातीय राजनीति क्या करती है, अक्सर समाज को विभाजित करती है और राजनीतिक समूहों के बीच तनाव और संघर्ष को बढ़ावा देती है। इससे क्या होता है, सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। इससे क्या होगा, हमारे सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। फिर बात करें क्षेत्रवाद और अलगाववाद की, तो अत्यधिक नरजातीय पहचान कभी कभी संकीर्ण क्षेत्रवाद या फिर अलगाववादी जो आंदोलन होते हैं, जैसे हमारा अलग राज्य की मांग होती है, इस तरह के आंदोलनों को जन्म दे सकती है, जिससे हमारे राष्ट्रीय एकता को खतरा हो सकता है। ये हम देख रहे हैं नकारात्मक पहलू नरजातीयता के। फिर राष्ट्र निर्माण में बाधा की बात करें, अब क्या नरजातीय पहचानें राष्ट्रीय पहचान पर हावी हो जाती है। जब क्या है कि नरजातीय पहचानें क्या राष्ट्रीय पहचान पर हावी हो जाती है, तो यह क्या एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र के निर्माण में बाधा डाल सकती है। तो ये क्या कर सकती है, एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र के निर्माण में बाधा डाल सकती है। फिर नीति निर्माण में बाधा की बात करें तो सरकारें क्या है, अक्सर नरजातीय समूह को खुश करने के लिए नीतिगत निर्णय लेती है। सरकारें क्या करती है, अक्सर नरजातीय समूह को खुश करने के लिए नीतिगत निर्णय लेती है, जिससे क्या है दीर्घकालिक राष्ट्रीय हित प्रभावित हो सकते हैं। ये हमारे संसाधन आवंटन में विकृतियाँ उत्पन्न हो सकती है। फिर हिंसा और संघर्ष की बात करें, चरम मामलों में नरजातीय संघर्ष हिंसक रूप ले सकता है। जैसे हमारे उत्तर पूर्व के कुछ हिस्से, अतीत में कुछ राज्य ऐसा देखा गया कि वहाँ हिंसा के मामले बढ़े। फिर बाहरी हस्तक्षेप का जोखिम, नरजातीय विभाजन क्या बाहरी शक्तियों को देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का मौका या अवसर देती है। तो हमने कुछ कमियां देखी जब नरजातीयता की भूमिका के, जैसे विभाजन, ध्रुवीकरण, क्षेत्रवाद, अलगाववाद, राष्ट्र निर्माण में बाधा, नीति निर्माण में बाधा, हिंसा और संघर्ष, भारी हस्तक्षेप का जोखिम। अब हम देखेंगे नरजातीयता का बदलता स्वरूप। क्या नरजातीयता का बदलता स्वरूप की बात करें तो आर्थिक कारणों का बढ़ता प्रभाव, तो भूमंडलीकरण, आर्थिक उदारीकरण के साथ भूमंडलीकरण और आर्थिक उदारीकरण के साथ नरजातीय पहचानें अब क्या है केवल सांस्कृतिक या भाषाई कारकों पर तक सीमित नहीं है। अब क्या है, हमारे जो नरजातीय पहचानें क्या है अब केवल सांस्कृतिक या भाषाई कारकों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक हित जैसे हमारे संसाधनों का नियंत्रण और रोजगार इनके साथ भी जुड़ गई है। ये पहचानें क्या हमारे संसाधनों का नियंत्रण और रोजगार जैसे हमारे आर्थिक हितों तक भी जुड़ गई है। फिर उप नरजातीयता का भी उदय हुआ है। कई नरजातीय समूह अब अपनी उप पहचानें, जैसे किसी बड़े भाषाई समूह के भीतर एक क्षेत्रीय बोली होती है, इस तरह उप नरजातीय समूह का भी उदय हो रहा है। तो इस पर भी जोर दिया जा रहा है, जिससे राजनीति और भी जटिल हो गई है। अब हम बात करेंगे प्रवासी आबादी की, तो आंतरिक और बाहरी प्रवास के कारण, क्या आंतरिक और बाहरी प्रवास के कारण शहरों में विभिन्न नरजातीय समूह का सह अस्तित्व बढ़ा है। क्या आंतरिक और बाहरी प्रवास के कारण शहरों में विभिन्न नरजातीय समूहों का सह अस्तित्व बढ़ता है, जिससे नई पहचानें और संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। जैसे क्या होता है, नई पहचानें और संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। बात करें राष्ट्रवादी विमर्श का प्रभाव, तो हाल ही के वर्षों में क्या राष्ट्रवाद का विमर्श नरजातीय जो पहचानें होती है उनको चुनौती दे रहा है, जो अक्सर क्या एकीकृत भारतीय पहचान पे जोर देता है। तो इस तरह हमने देखी कुछ चुनौतियां हैं, चुनौती नहीं है, ये हमारे नरजातीयता का बदलता स्वरूप। तो मतलब आर्थिक कारकों का प्रभाव बढ़ रहा है, उप नरजातीयता का उदय हो रहा है
प्रवासी आबादी और राष्ट्रवादी विमर्श का प्रभाव। तो निष्कर्ष के रूप में देखें हम तो भारतीय राजनीति में निर्जातीयता की भूमिका एक निरंतर विकसित होने वाला पहलू है। भारतीय राजनीति में क्या है, निर्जातीयता की भूमिका क्या है, एक निरंतर विकसित होने वाला पहलू है। यह भारतीय लोकतंत्र के समावेशी स्वरूप को दिखाता है, जहां हमारी विभिन्न पहचानें अपनी जगह तलाशती है। हालांकि इनके साथ जुड़े विभाजनकारी खतरे भी हैं। इनके साथ क्या जुड़े हुए विभाजनकारी खतरे भी हैं। भारतीय राजनेताओं और नीति निर्माताओं के लिए चुनौती ये है कि वे निर्जातीय विविधता को स्वीकार करें और उनका सम्मान करें, जबकि साथ ही राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखें। ये सुनिश्चित करें कि निर्जातीय पहचानें विकास और सद्भाव की बजाय संघर्ष का कारण न बने। तो इस तरह आज के एक लेक्चर के जरिए हमने राजनीति की गत्यात्मक अवधारणा के तहत निर्जातीयता की अवधारणा को देखने की कोशिश की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।